ये क्या हो गया है हमारे देश को? लोग आखिर सच जानने के लिए जाएं तो जाएं कहां? लोग कैसे ये डिसीजन ले पाए कि हम किसको वोट देंगे? कोई सच बताएगा तब तो। अगर आप टीवी खोलोगे तो उसमें सिर्फ यही बताएगा कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी ने देश को विश्व गुरु बना दिया, मोदी बन गए सबसे लोकप्रिय नेता, मोदी बन गए विश्व नेता, यही सब बताएगा। और अब अगर आप गलती से मोबाइल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, फेसबुक खोल लो, तो यूट्यूब चैनल पर आपको बताएगा कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, नेहरू और गांधी के देश को मोदी ने खत्म कर दिया, मोदी ने रेल बेच दिया, मोदी ने तेल बेच दिया, अरे मोदी ने देश को ही बेच दिया। कोई सरकार की तारीफ सुनने को तैयार नहीं है, कोई सरकार की बुराई सुनने को तैयार नहीं है। अगर टीवी चैनल खोलो तो उसमें सरकार की बुराई सुनने को कोई तैयार नहीं है, यूट्यूब चैनल खोलो तो उसमें सरकार की तारीफ सुनने को कोई तैयार नहीं है। आखिर देश की जनता ये डिसीजन कैसे ले पाएगी कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, जब उसको दोनों तरफ की बातों का पता ही नहीं चलेगा। ना सरकार की एक तरफ अच्छाई ही सुनाई जाती है, एक तरफ सरकार की बुराई ही सुनाई जाती है। आखिर कैसे देश की जनता ये डिसीजन ले पाएगी कि हम अपना एक कीमती वोट किसको दें? अगर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब तो यही ना होता है कि आपको जिसको मन है आप खुद ये निर्णय लें कि आपको किसको वोट देना है, किसी के कहने पर नहीं। लेकिन हमारे देश में अभी क्या हो रहा है, आप टीवी चैनल खोलो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आप बीजेपी को ही वोट दे दो, बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है। अगर यूट्यूब चैनल खोलो तो उसमें आपको बताया जाएगा कि बीजेपी से घटिया कोई पार्टी नहीं है, आप बीजेपी को वोट मत दो। तो आखिर आदमी करे क्या, किसकी सुने, इधर की या उधर की? अरे यार, दोनों तरफ की बात बताओ, सरकार की अच्छाई भी बताओ, सरकार की बुराई भी बताओ, तो लोग खुद ये निर्णय ले लेंगे कि वोट आखिर किसको देना है। आप ये निर्णय लेने वाले कौन होते हो कि आप देश की जनता को बताओ कि वोट किसको देना है? ये देश की जनता ना निर्णय करेगी किसको वोट देना है। खुद ही अपना जो विचार होता है आप खुद देश की जनता पे वो थोप देते हो कि आप इसको ही वोट दो। टीवी चैनल वाले कहे कि बीजेपी को वोट दो, यूट्यूब चैनल वाले कहे कि बीजेपी को वोट ही मत दो। तो आज हम फिलहाल टीवी चैनल पे तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे बहुत कम बातें होती हैं। तो एक यूट्यूबर ध्रुव राठी की आज हम बात करने वाले हैं। उन्होंने, हालांकि मैं अगर उनकी बहुत सारी वीडियोस आगे पीछे करके आपको दिखा दूं तो वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे कि वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे पुराने वीडियोस मत देखो, पहले मेरे पास टीम वीम नहीं था तो पहले मुझसे गलती वीडियो बन जाती थी। तो ठीक है, हम आपकी पुरानी वीडियोस को नहीं देखेंगे, हम आपकी नई वीडियोस पे ही आपको एक्सपोज कर देते हैं कि नई वीडियो में भी कैसे आप आधी सच बताते हैं, आप दोनों तरफ की बात बताते ही नहीं है। नई अभी तो आपके पास टीम है ना, पूरी टीम है, अभी तो कोई गलती नहीं हो सकती है आपसे। अभी तो आपको सही न्यूज़ दिखाना चाहिए, सही चीज़, सही नॉलेज देनी चाहिए देश को। ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं और इंडिया का पैसा जर्मनी ले जाकर जर्मनी में खर्चा करते हैं और फिर हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं कि भारत के लोग को देशभक्ति कैसे करनी चाहिए, देशभक्त कैसे बनना चाहिए, ये वो ज्ञान देते हैं जो भारत के बारे में वीडियो बनाते हैं जर्मनी में बैठकर। और भारत के लोग जो उनके वीडियोस देखते हैं उनसे वो एड रेवेन्यू कमाते हैं जर्मनी में, और भारत का पैसा जर्मनी में ले जाकर खर्चा करते हैं, वो हमें देशभक्ति का ज्ञान देते हैं। हालांकि ये वीडियोस बनाने में मुझे बहुत सुविधा हो गई क्योंकि ध्रुव राठी ने ऑलरेडी सरकार के विरोध में तो बोल ही दिया है अपने वीडियो में, तो अब मुझे सरकार के विरोध में बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे सभी वीडियोस में आप देखते होंगे कि मैं सरकार की गलतियां भी बताता हूं और सरकार की अच्छाइयां भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल तो इस वीडियो का टाइटल ही जब है ध्रुव राठी को एक्सपोज करना, और ध्रुव राठी ने ये ऑलरेडी कर दिया है कि सरकार के विरोध में वो बोल चुके हैं, तो अब मुझे सरकार के विरोध में इस वीडियो में बोलने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू ध्रुव राठी, आपके वजह से मुझे इतनी सुविधा हुई, इतनी सहूलियत हुई। लेकिन आप जो नहीं बोले वो मुझे बोलना पड़ेगा और उसके लिए ही मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि देश की जनता ये निर्णय ले पाए कि किसको वोट देना है, क्योंकि इलेक्शन अब आने वाला है। हालांकि ध्रुव राठी के ऊपर जो एक्सपोज वीडियो बनाता है उनको ध्रुव राठी अनपढ़ घोषित कर देते हैं कि वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं। तो चलिए, हम भी अनपढ़ होने को तैयार हैं और हम ध्रुव राठी की वो सारी बातों को इस वीडियो में रखेंगे जो उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था। और हम वो वॉशिंग मशीन का भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी में सारे भ्रष्ट से भ्रष्ट लीडर आकर जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं कैसे वो इतने अच्छे नेता बन जाते हैं, कैसे उन पर से सारी केस, सारी मुकदमा हट जाती है जैसे वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जब तक वो अपोजिशन में रहते हैं तब तक वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता रहते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं उससे अच्छा कोई नेता ही नहीं होता। तो क्या है ये बीजेपी वॉशिंग मशीन, हम इनकी भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं तूफानी रिपोर्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
ध्रुव राठी का कहना है कि अभी की सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडर को गलत तरीके से झूठ मूठ का फंसा रही है और जेल में डलवा रही है। पहली बात तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सीबीआई और ईडी का बीजेपी इस्तेमाल करके झूठ मूठ का उनको जेल भिजवा रही है। लेकिन अगर बीजेपी सच में ये कर भी रही है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ध्रुव राठी अपने मन से बोल रहे हैं, लेकिन अब मैं मान लेता हूं कि चलिए बीजेपी सच में ये कर रही है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन लीडर को जेल भेज रही है, तो क्या इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? ध्रुव राठी का यही कहना है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके वो अपोजिशन लीडर को जेल भेज रही है बीजेपी, और इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन तो होता है लेकिन वहां रूल सिर्फ एक ही आदमी करता है, वैसे ही भारत में भी इलेक्शन तो होगा लेकिन लोकतंत्र नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो क्या ये करने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी? अगर ये करने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो आजादी मिलते ही हमारे देश का डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है या हो गया होता, क्योंकि आजादी मिलते ही 1951 में चाचा जवाहरलाल नेहरू ने गोपी चंद भार्गव की सरकार जो पंजाब में थी उसको बर्खास्त कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की गोपी चंद भार्गव जी से बनती नहीं थी, सिर्फ इसलिए। 1959 में यही सेम चीज एक बार और हुआ जब केरल में सीपीआई गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी केरल में उसको बर्खास्त कर दिया गया, और इस बार ये काम करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस में न्यू ज्वाइन हुई इंदिरा गांधी ने किया था। अब सोचिए, बिना पावर में आए इंदिरा गांधी ने एक स्टेट का सरकार को डिसमिस कर दिया, तो जब वो पावर में आई होगी तो क्या क्या किया होगा? जी हाँ, पावर में आते ही उस टाइम के गुजरात के सीएम बाबू भाई पटेल की सरकार को गिरा दिया, और फिर उस टाइम के आंध्र प्रदेश के सीएम एनटी रामा राव की सरकार को भी गिरा दिया। दरअसल जब वो पावर में आई तब गुजरात, तमिलनाडु और केरला जैसे बहुत बड़े बड़े राज्य में कांग्रेस की पावर नहीं थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन इंदिरा जी ने अपने सेंट्रल का पावर को यूज करके वहां भी कांग्रेस की पावर को ला दिया। इंदिरा जी ने गुजरात, तमिलनाडु और केरला में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंशियल रूल लगाए थे, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। अब आप मानोगे नहीं, 1977 में एक ही दिन में इंदिरा गांधी ने 9 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगाया था। इस तरह इंदिरा गांधी ने टोटल 39 टाइम्स 39 बार राज्य सरकार को डिसमिस किया है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया है, और ये आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अगर पूरे कांग्रेस रूलिंग टाइम को देखें तो टोटल 90 टाइम्स 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अरे मैं कुछ भूल रहा हूं क्या? अरे हाँ, अभी तो मैंने 1975 की इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की बात ही नहीं की है। खैर उसको छोड़िए, वो तो हम सभी जानते हैं। ये सब तो हो गई पुरानी बात। हम करते हैं फिलहाल करंट की बात कि जो आज बीजेपी कांग्रेस के साथ कर रही है वो किसी टाइम पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के साथ किया था। 2004 में एक फॉर्मर आईबी ऑफिसर ने एक क्लेम किया था कि यूपीए ने नरेंद्र मोदी को इशरत जहां केस में फंसाने की कोशिश की, और उनका कहना था कि उन्हें खुद लालच दिया गया कि वो कोर्ट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठी गवाही दे। इसके बाद आईबी के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र कुमार का बयान आया है, जो कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेंद्र कुमार ने कहा है कि मोदी पर हमला करने के लिए यूपीए सरकार ने जानबूझकर इशरत जहां का सच छिपाया। और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, 2010 में फिर से एक आईपीएस ऑफिसर गीता जोहरी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ सबमिट किया था। इसमें यह बताया गया था कि उस दौरान अमित शाह को भी जेल भेजने के लिए सीबीआई के थ्रू एक आईपीएस ऑफिसर पर भी प्रेशर डाला जा रहा था। लेकिन ये सब के बाद कुछ दिन कोर्ट में केस चला और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को बाइज्जत बरी मिली, यानी इन दोनों का कोई भी हाथ नहीं था इस केस में, सिर्फ इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी पर ही ये इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि एक टाइम ऐसा भी था जब अपोजिशन पार्टियां सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुलाने लगी थी। आज कांग्रेस की क्लोज एलाई बनने वाली ममता बनर्जी ने भी एक टाइम पर कांग्रेस को उनके अगेंस्ट सीबीआई को यूज करने का आरोप लगाया था। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये क्या बात हुई यार,
अब कांग्रेस ये काम कर रही है तो क्या बीजेपी भी वही काम करेगी? फिर फर्क क्या रह जाएगा कांग्रेस और बीजेपी में? अरे रुको यार, थोड़ा तो सब्र करो। अभी हम सारी पार्टियों के बारे में बात करेंगे ना, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। ममता बनर्जी का भी कुछ इसी प्रकार का हिसाब है। उन्होंने बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करके वहां के अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी को अरेस्ट करके जेल भेजा। तब शुवेंदु ममता के टीएमसी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। अब ऐसा ही सेम चीज दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी बहुत बार कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपने खिलाफ सबसे ज्यादा वोकल, सबसे बड़े क्रिटिक ऑपोजिशन के यानी कि बीजेपी के लीडर तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस से अरेस्ट करवाया था। और अगर ये काम सारे कंपटीटर्स करती है तो आपको भी करना ही पड़ेगा गेम में बने रहने के लिए। बीजेपी को जो सबसे बड़ी एडवांटेज है ना, जिसकी वजह से वो ये सब काम बहुत ही आसानी से कर पाती है, वो ये है कि बीजेपी के जो 3-4 टॉप लीडर्स हैं ना, उनका चरित्र और उनका हिस्ट्री बहुत ही साफ रहा है। यही वजह से वो इन टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी को अपने अपोजिशन पर बखूबी यूज कर पाती है, जो आज के समय में कोई दूसरी पार्टी चाहकर भी नहीं कर सकती। जहां तक बात रही बीजेपी वॉशिंग मशीन की, जिसके बारे में ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में एक बहुत ही अच्छा गाना भी लगाया है। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और जीत पवार, सबकी पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, कम कीमत में अधिक घोटाले लाया मोदी, इसीलिए तो हर चोरों को भाया मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी। आखिर क्यों भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता बीजेपी ज्वाइन करते ही एकदम ईमानदार नेता बन जाता है? दरअसल पॉलिटिक्स में नए लीडर्स इतनी जल्दी नहीं बनते और जो पुराने लीडर्स हैं उनके पास ही सारा रीजनल इन्फ्लुएंस है। तो अगर बीजेपी को देश भर में विकास कराना है तो उनको उन्हीं लीडर्स का सहारा लेना होगा। उसके बिना ये काम समय में कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये देखना होगा कि बीजेपी वाले जिन लीडर्स को अपने टीम में ले रहे हैं वो क्या बीजेपी में आकर करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर उन राज्यों में वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो पहले ही जैसे करप्शन केस में अभी भी इन्वॉल्व है, तो फिर भैया बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो यार? कोई दूसरा पार्टी को वोट दो ना। और ये चीज हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा एक भारतीय नागरिक होने के नाते। ये कोई जर्मनी में बैठा आदमी हमें देशभक्ति का ज्ञान नहीं दे सकता। कोई जर्मनी वाला बोलेगा क्या हमें देशभक्ति कैसे करनी है? कोई जर्मनी वाला बोलेगा क्या हमें किसको वोट देना है? हमें खुद ना देखना पड़ेगा। जर्मनी वाला को क्या पता यार, वो हमें कैसे ज्ञान दे सकता है कुछ भी? तो ये चीज आपको डिसाइड करना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको किसको वोट देना। आपको डिसाइड करना है कि क्या सच में बीजेपी के कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ है। अगर हुआ है तो ही वोट दीजिए, अगर नहीं हुआ है क्यों वोट देना है? फिर आपको खुद डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।